हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हम जो है हमारा जो नया सत्र है, हमारा जो है नया सत्र स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हमने मैथ का न्यू बैच स्टार्ट किया है। जो हमारा नया सत्र है 2026 से 27 के लिए हमने जो है मैथ का क्लास 10th का क्लास 10th मैथ का न्यू बैच स्टार्ट किया था। और हम जो है इस बैच को पूरा पढ़े कंप्लीट, पहले चैप्टर से लेके 14वें चैप्टर यानी कि पूरे जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर क्या करेंगे हम देखेंगे, उनको अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हमने जो है पहला ही चैप्टर स्टार्ट किया था। और पहला चैप्टर जो हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं। पहला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, और इसकी जो है हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आपको देख लेनी है। अगर नहीं देखोगे और अगर आप ये क्लास देखते हो तो भी कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को आपको शुरुआत से लेकर अंत तक देखना ही देखना है। ओके, तो बिना देरी के जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिना टाइम वेस्ट के, कोई फालतू बात नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ना क्या है देखो। तो हमें आज पढ़ना है गुणनखंड। क्या पढ़ना है? गुणनखंड। अब ये गुणनखंड क्या है? अब ये गुणनखंड क्या है तो वो आपको समझना है। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 12। क्या लिखी? 12। अब जो 12 है, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताओ 12 किस किस से भाग हो रही है? 12 किस किस से भाग हो रही है? तो आप बोलोगे 12 में 1 से भी भाग जाता है, 12 में 2 से भी भाग जाता है, 12 में 3 से भी भाग जाता है, 12 में 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 12 से भी जाता है। अब क्या इसी से भाग जाएगा 12 में? आप बोलोगे नहीं, अब किसी से नहीं जाएगा। इन संख्याओं के अलावा 12 में किसी से भाग नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये संख्या आ गई टोटल। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, ये जो सभी संख्या आई हैं, तो यही संख्या मेरी क्या कहलाएगी? 12 का गुणनखंड। ये सभी संख्या जो हैं 12 की 12 के क्या है? गुणनखंड हैं। क्या बोलेंगे इनको? 12 के गुणन गुणनखंड बोलेंगे। क्लियर है? आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वे संख्या होती हैं जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो वे सारी संख्याएं जो संख्या को क्या करें, भाग करें, वे सभी क्या कहलाएंगे? उसका गुणनखंड कहलाएंगे। तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया मैंने एक लिया 36। अब 36 किस किस से भाग हो रहा है, तो आप ये देखना है कि 36 किस किस से भाग हो रहा है। तो आप बोलोगे ये 1 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है, 6 से भाग हो रहा है। ठीक है, 9 से भाग हो रहा है, 12 से भाग हो रहा है। ठीक है, और 18 से हो रहा है। ठीक है, और किससे हो रहा है? अब डार्ट जो होगा 36। तो ये डार्ट सीधा किससे होगा? 36 से ही भाग होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या आई है सभी, अब ये जो संख्या आई है सभी, ये क्या है? 36 के गुणनखंड है। ये क्या है? 36 के गुणनखंड बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? 36 के गुणन तो गुणनखंड समझे क्या होते हैं? गुणनखंड वे संख्या होती हैं जो संख्या को पूर्णतः डिवाइड करती हैं। ठीक है, भाग करती हैं। ये सभी क्या है? 36 की गुणनखंड। आई थिंक आपको कितना क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पे आने से पहले मैं आपको एक चीज रिवीजन कराना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाई थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली कक्षा में अभाज्य संख्या पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? अभाज्य संख्या पढ़ाई थी। ठीक है, और एक चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, भाज्य संख्याएं। क्या पढ़ाई थी? भाज्य संख्या पढ़ाई थी। तो ये 2 संख्या मैंने आपको पढ़ाई थी पिछली कक्षाओं में। तो अभाज्य संख्या जो होती है, मैंने बताया था सिर्फ सिर्फ एक व स्वयं से भागे, एक व स्वयं से कटे, तो वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे द्वय, द्वय सिर्फ खुद से और एक से कटती है। ये एक से कटेगी, दो से कटेगी। क्या इनके अलावा किसी से कट रही है? नहीं, खुद से और एक के अलावा किसी से नहीं कट रही है। इसका मतलब दो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार से कौन सी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, और भी संख्या आ जाएंगी, 2, 3, 5, 7 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक्सेट्रा बहुत सारी संख्या हो जाएंगी अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्लियर है। अब बात करें भाज्य की।
किसकी बात करें? भाज्य। तो भाज्य संख्या जो है हमारी, ये जो है एक व स्वयं के अलावा अलावा अन्य से भी कटेंगी। अन्य से भी कटे, अन्य से भी कटे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो 4 से 4, अगर देखो 4 को देखोगे आप, तो 4 जो है किसके से कट रही है? 4 बोलोगे तो 1 से भी कट रही है, 4 बोलो 2 से भी कटती है, 4 4 से भी कटती है। हमने क्या बोला है कि देखो एक व स्वयं के अलावा अन्य से कटे, अन्य से, ठीक है? तो देखो 1 से कट रही, ठीक है, स्वयं से कट रही है, ठीक है। तो एक व स्वयं के अलावा अन्य किससे कट गई? ये 2 से कट गई। इसका मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है, ठीक है? अगर एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रही है तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। क्लियर? तो ये 4 क्या है मेरी? भाज्य संख्या। ऐसे इसी प्रकार से और भी संख्या हो जाएँगी। देखो 6, है ना? भाज्य 8, 9, 10, 12, 15, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या क्या हो जाएँगी? भाज्य संख्या हो जाएँगी। है ना क्लियर है? ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा रिवीजन कराया। अब आते हैं हम किस पे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभी तो हमने देख सीखा गुणनखंड करना, अभी हमने सीखा गुणनखंड करना सीखा था अभी। ठीक है? अभी देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभी देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो अभी हमने हमने आपको जो है अभाज्य संख्या बताई है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं वो 1 से कटे। तो 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13 ये क्या है? अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आइए अभाज्य गुणनखंड पे देखिए। मैंने अभी आपको बताया था 12 के, 12 के गुणनखंड मैंने अभी आपको बताए थे। तो 12 के गुणनखंड में अगर देखा जाए तो कौन-कौन सी संख्याएँ आ रही थी वो सम तो बोलोगे आप 1 से कट रही थी ये, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ये सभी क्या है? 12 के गुणनखंड हैं। ये जो सभी संख्याएँ हैं, क्या हैं? 12 की गुणनखंड हैं। ये जो सभी संख्याएँ हैं, जो हैं क्या है? 12 की गुणनखंड। ये जो सभी संख्या आ गई मेरी 12 के गुणनखंड, ठीक है? 12 के गुणनखंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? अभाज्य गुणनखंड की। हम बात कर रहे हैं किसकी? अभाज्य गुणनखंड की, ठीक है? तो देखो अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो अभाज्य संख्या कौन सी है इन गुणनखंडों में? इन गुणनखंडों में ये जो सारे गुणनखंड हैं 12 के, इनमें अभाज्य संख्या कौन-कौन सी है? एक तो अभाज्य नहीं होती है, एक अभाज्य नहीं होती, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है। तो कौन सी है? 2 है अभाज्य, और कौन सी? 3 अभाज्य, 4 तो भाज्य है, 6 भाज्य है, 12 भाज्य है। तो सिर्फ 2 ही संख्या हमारी अभाज्य हैं। ये जो संख्याएँ 2 और 3 ये क्या है? अभाज्य। तो ये जो है 12 को डिवाइड कर रही हैं। ये 2 और 3 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो 12 के गुणनखंड में है। क्या है? 12 के गुणनखंड में है, और कई संख्या अभाज्य हैं। तो कैसे गुणनखंड हो गए? ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। कैसे गुणनखंड हो गए ये? अभाज्य गुणनखंड हो गए, समझे? तो ये तो सभी टोटल है जिनमें अभाज्य और भाज्य शामिल है। लेकिन इनमें से अभाज्य कौन-सी है? 2 और 3 है। तो समझे अभाज्य गुणनखंड क्या है? इतना क्लियर है आपको क्या? बताइए। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं हम इनको ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना। देखो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं, ठीक है? जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, चलो 12 की निकालते हैं, ठीक है? 12 की निकालते हैं। अब 12 जो है इसके मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो आप कुछ नहीं करोगे, इस तरीके से लाइन खींचो, ये खींच ली लाइन, ठीक है? तो ये भागविधि से हम निकालते हैं। तो इस तरीके से लाइन खींच ली। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन-सी है? तो आप बोलोगे 2। सबसे छोटी, ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। तो क्या करोगे आप? सब पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दोगे अगर जा रहा होगा तो। क्या 12 में सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि 2, 2 से भागा जा रहा है? तो आप बोलोगे हाँ, इसमें 2 से भाग जा रहा है। तो 2 से भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। क्या 6 में अभी भी 2 से जा रहा है? हाँ, तो आप बोलोगे कि जा रहा है कितनी बार? 3 बार। क्या 3 में जा रहा है? हाँ, 3 में किससे आएगा? अगली भाज्य संख्या कौन-सी है? 3।
ये 3 से जा रहा है तो 3 से देंगे 1 बार। तो जब तक भाग देना है, जब तक भाग देना है, तब तक यहाँ पे 1 ना प्राप्त हो जाए। ठीक है? कब तक भाग दोगे? तो वो 1 प्राप्त करने तक, 1 प्राप्त करने तक भाग देंगे, तक भाग देंगे। ठीक है? 1 प्राप्त करने तक क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 1 प्राप्त आ गई। तो अब देखोगे ये जो संख्या आ रही है, ये जो संख्या आ रही है ना, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है किसकी? 12 के। किसके? 12 के। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जो आ रहे हैं मेरे, 12 के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो इनको अगर मैं लिखूँ, देखो 12 है, 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? 2 है, गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो गुणनखंड आ रहे हैं, इनको गुणा में लिखेंगे। ठीक है? 2 गुणा 2 है गुणा 3, ठीक है? और इसको जो है घात के रूप में लिखोगे तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की घात लग जाएगी 2। और 3 कितनी बार है? 1 ही बार है, तो 3 पे घात 1 लगाओ या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या आ गए मेरे? 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये जो क्या हो गए मेरे? 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है मेरे? 12 के अभाज्य गुणनखंड है। समझे कि नहीं समझा? क्लियर है? इतना क्लियर है आपको क्या कि ये 12 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है? और भी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं और भी संख्याओं के आपको गुणनखंड करके बताता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, चलो देखो वो संख्या ले लेते हैं। कौन सी ले बताओ? 28 ले लेते हैं। 28 ली मैंने। ठीक है? तो 28 के मुझे क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो ये किससे डिवाइड हो रही है? 2 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? 2 से डिवाइड हो रही है। अब कितनी बार हो रही है? 14 बार हो रही है। अब देखो 2 से अभी भी हो रही है। कितनी बार हो रही है? 60 बार। क्या ये 3 से हो रही है? नहीं। क्या 5 से हो रही है? नहीं। किससे होगी? 7 से ही होगी। कितनी बार? 1 बार। 1 प्राप्त हो गया, बस रुक जाएंगे। तो क्योंकि अब 1 में तो 1 से भागा जाएगा, 1 में 1 से भागा जाएगा। ज़्यादा है नहीं देने से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है? और 1 में अगर भाग दे भी देंगे तो एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। हम तो अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो इतना समझे? तो 1 प्राप्त हो गया, यहीं पे रुक जाओ। तो जो 28 के जो गुणनखंड आ रहे हैं, 28 के जो गुणनखंड आ रहे हैं, क्या आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 गुणा 2, 7 एक बार इंटू 7। अब इसको और शॉर्ट लिखोगे तो 2 कितनी बार आए? 2 बार। 2 का 2 बार गुणा होने का मतलब है 2 की 2 घात, और इंटू 7 एक बार है तो 7 की 1 ही घात आएगी। तो 28 को मैंने लिख दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है? तो 28 को मैंने किसमें लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो इतना समझे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। आई थिंक आपको जो है इतना क्लियर क्या होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने एक ली 108, क्या ली मैंने? 108। तो 108 के मुझे क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है? तो सिंपल, 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग करेंगे कितनी बार? 5 बार, और ये 4 बार। अभी भी 2 से भाग हो रहा है। देखो 2 से कितनी बार भाग हो रहा है? 27 बार। ठीक है? अब किससे हो रहा है? 3 से। किससे होगा? 3 से। 3 से ही जाएगा 27 में। कितनी बार? 9 बार। अब 3 से जाएगा कितनी बार? 3 बार। अभी भी 3 से ही जाएगा कितनी बार? 1 बार। 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब जो आगे संख्या है 108 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 2 बार। तो 2 गुणा 2, और 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है? अगर इसको वैसे लिखना चाहोगे, 2 कितनी बार आ रहा है? तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 की घात लिखेंगे 3। तो ये क्या आ गए मेरे? अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये क्या आ गए मेरे? अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है? अब आगे चलते, तो अभाज्य गुणनखंड करना सीख गया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आते हैं जो हमारा पहला ही टॉपिक जो है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है हमारा टॉपिक पहला? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या बोलती है वो समझना है। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है? तो किसकी बात कर रहा है? भाज्य संख्या। किसकी बात कर रहा है? भाज्य संख्या।
तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इस लाने को समझो, जैसे देखो 108 है, तो 108 जो है मेरी क्या है, एक भाज्य संख्या ही तो है ये। 108 क्या है, मेरी एक भाज्य संख्या है और इसको मैंने जो गुणनखंड किए, तो मैंने इसको जो गुणनखंड किए, तो ये जो गुणनखंड है कैसे हैं, अभाज्य गुणनखंड है। कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड है। तो ये क्या है, गुणनफल के रूप में तो लिखे हैं, तो ये गुणनखंड जो लिखे हैं, इसमें लिखे हैं गुणनफल के रूप में लिखे हैं। लिखे हैं ना, कि लिखे हैं? तो ये वही बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इतना समझे? तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये क्या होता है? अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के आने आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब? तो समझिए क्या मतलब है। जैसे मैंने ली 12, तो अभी हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए थे। अगर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 12 में 2 से भाग दे रहा हूँ तो कितना आएगा? 6। अब मैं 12 में 2 से भाग कर रहा हूँ तो कितना आएगा? 3। अब मैं 3 से भाग दे रहा हूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है? तो जो 12 के गुणनखंड आ रहे हैं मेरे, क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 आ रहे हैं। ठीक है? अगर मैं क्या करूँ, ये 12 है, इसमें मैं 2 से भाग ना देके क्रम बदल दूँ। क्या कर दूँ? क्रम बदल दूँ। जैसे मैंने पहले 2 से भाग दिया था, मैं तो क्रम से चल रहा था, यानी कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या। लेकिन मैं ये क्रम फ़ॉलो ना करूँ, अगर मैं ये क्रम की बात ना मानूँ, यानी कि अगर मैं 3 से भाग कर दूँ। अब 3 से भाग करोगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक, अब 4 में किससे जाएगा? 4 में 2 से जाएगा, कितनी बार? 2 बार। अब 2 में किससे जाएगा? 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है? तो 12 की अब देखोगे तो 12 के जो आगे गुणनखंड हमारे, देखो, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये आ रहे हैं। ठीक है? यही तो आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्रम के बिना, तो क्या बोल रहा है, क्रम के बिना, क्रम जरूरी नहीं है। अगर आप पहले 2 से भाग दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले 3 से भाग दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप कैसे भी भाग दे लो, तो 12 की जो संख्या आएंगी 2 और 3 आ रही है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे, तो 2 की घात 2 गुणा 3 लिखोगे ना, और इसको जो लिखोगे, क्या लिखोगे? 3 गुणा 2 की घात 2। तो 12 के गुणनखंड में क्रम कुछ भी रखो, 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकती। देखो यहाँ पे भी क्या आ रही है? 2 और 3 ही आ रही है ना। ये क्रम कुछ भी हो जाए, 2-3 यहाँ पे, फिर वहाँ पे 3-2 हो गया है बस। इतना ही तो क्रम बदल गया है इनका, लेकिन 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं आई है। 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसमें पहले 3 से भाग दिया, इसमें मैंने पहले 3 से भाग दिया तो इसमें कोई 7 आ गई हो या 5 आ गई हो, नहीं आई ना। तो वही संख्या रही जो है इस क्रम से मैं कर रहा था, तो भी वही संख्या थी, मैं इस क्रम से किया तो भी वही मेरी 2 और 3 ही थी। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? ये क्या है? अद्वितीय क्रम। तो अद्वितीय का मतलब है कि ये संख्या रहेंगी, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आ सकती। ठीक है? तो इतना समझे कि अंकगणित की आधारभूत क्या प्रमेय क्या बोलती है? सिर्फ इतना ही बोलती है कि क्रम जरूरी नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों का कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो भी सही है, अगर आप ऐसे भी लिखोगे क्रम को तो भी सही है। ओके? तो ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। ओके? अब आगे चलते हैं। अब आगे आए अगर, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है इकाई अंक शून्य होने का नियम। क्या है? इकाई अंक का शून्य होने का नियम। तो देखो, तो इकाई अंक के शून्य होने का नियम क्या कहता है, ये समझना है आपको। तो इकाई अंक क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि 1, 5, 6, तो ये जो पहली अंक है, ये होता है इकाई अंक। तो होता है इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। और ये होता है दहाई। क्या होता है? दहाई। ये क्या होता है? सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। समझो, तो इकाई अंक कौन सा होता है? इकाई अंक होता है पहला, ये राइट हैंड से पहला। ठीक है? तो राइट हैंड से पहला जो अंक होता है उसे बोलते हैं इकाई अंक, यानी कि अंतिम अंक। इकाई अंक यहाँ, फिर अंतिम अंक बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है? तो ये इकाई अंक शून्य होने का नियम क्या है, वो आपको समझना है। इकाई अंक के शून्य होने का आपको जो है नियम है। तो देखो, अगर किसी भी संख्या के अंत में जीरो आ रहा है, किन किन संख्या के अंत में जीरो आता है, तो आप बोलोगे जैसे कि 10 के अंक में जीरो आता है, अंत में इकाई अंक में जीरो आता है।
30 के में आता है, 30 के में आता है, ठीक है? आप बोलोगे 40 के में भी आता है, आप बोलोगे 50 के में भी आता है, ठीक है? 60 के में भी आता है, 90 60, 90, 80 तो इस तरीके से 100 में भी आएगा, इस तरीके से 120 में भी आएगा। तो इन सभी में क्या आ रहा है? इकाई अंक 0 आ रहा है, ठीक है? और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये 10 से सभी संख्या डिवाइड हो रही है। देखो 10 से ये भी हो रही है, 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 ये भी हो रही है डिवाइड यानी कि भाग हो रही है। यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 है, तो वो हमेशा 10 से भाग होगी ही होगी, ठीक है? तो लिख लेना सिंपल सी एक नियम लिख लेना नोट करके इकाई अंक इकाई अंक 0 है तो संख्या संख्या हमेशा हमेशा 10 से भाग होगी ही, ठीक है? 10 से भाग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो चीज़ ये। अब देखो अगर मैं 10 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, जब आप 10 के अभाज्य गुणनखंड करो तो आपको क्या मिलेगा? 2 इंटू 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 इंटू 5 मिलेगा, ठीक है? अब देखो तो 20 क्या है? 20 में क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 गुणा 10 सकता हूँ ना? तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 10 लिख सकता हूँ। तो 2 गुणा और 10 को तो मैंने अभी देखा है कि अब इसके बाद खंड क्या है? 2 गुणा 5 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बताओ? ऐसे लिख सकता हूँ ना? ठीक है। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार तो 2 की पावर 2 इंटू 5 बोल सकते हैं। सिंपल। अब ऐसे ही जो है 30 को अगर मैं बोलूँ 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 10 3 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ ना? अब देखोगे इसमें 10 के तो मैं जानता हूँ 3 गुणा 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 5 ये आ गया, ठीक है। अब देखो ऐसे 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 10, ठीक है। अब देखो 4 जो है क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 गुणा 2, ठीक है। और 10 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 2 गुणा 5, देखा? ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? तो 2 आ रहा है 3 बार इंटू 5 आ रहा है 1 बार, ठीक है। इतना समझे? अब इसी प्रकार से इनको भी आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से 5 गुणा 10 लिखोगे, ये क्या हो जाएगा? 5 गुणा 10 को क्या बोल सकता हूँ? 2 गुणा 5, ये क्या हो गया? 5 2 है 5 गुणा 2 गुणा 5 तो इसमें 2 तो 1 बार आ रहा है और 5 कितने बार आया है? 5 आ रहा है 2 बार, यानी कि 5 की घात तो कितनी हो गई? 2 हो गई। पर समझे कि नहीं समझे बताओ? अब इसमें बात कर लेते हैं। तो 60 क्या है? 6 गुणा 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 6 गुणा 10, ठीक है? और 6 क्या है? 6 होता है मेरा 2 तिया 6 यानी कि 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अब इसमें देखोगे तो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 2 बार, यानी कि 2 की घात 2 और 5 कितनी बार आ रहा है? 3 तो 1 बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, ठीक है? अब आ जाओ 100 पे, आ जाओ 100 पर आ जाओ। तो 100 की बात करें हम तो 100 को कैसे लिख सकते हैं? 100 को 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बताओ? तो 10 गुणा 10 करोगे तो 100 ही आएगा। अब एक 10 जो होता है मेरा 2 गुणा 5 होता है और एक 10 क्या होता है? ये वाला 10 हो जाएगा 2 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? तो 2 की घात 2, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 5 की घात 2, ठीक है? इतना समझे? तो अब देखो यहाँ पे 120 को क्या लिख सकते हो आप? 120 को क्या लिख सकते हो? सिंपल 120 को लिख सकते हो 12 गुणा 10 लिख सकते हो। अब 12 गुणा 10 करो तो 12 को क्या लिख सकते हो? तो 12 को लिख सकते हो 3 गुणा देखो तो 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 तो 2 4 3 12 इंटू 3 तो 12 को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हो 2 गुणा 3 और 10 को तोड़ो तो क्या आएगा 2 गुणा 5 है, ठीक है? अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है इसमें 1 2 3 2 आ रहा है 3 बार तो 2 की घात 3 और 3 आ रहा है 1 बार और 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, इतना समझे? तो इस तरीके से मैं इन सभी को तोड़ सकता हूँ। तो एक चीज़ नोटिस करोगे आप, तो जो 10 है, 10 में क्या आ रहा है 2 गुणा 5 आ रहा है, ठीक है? 10 में 0 है ना, तो इसमें क्या आ रहा है 2 गुणा 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 गुणा 5 आ रहा है। अब 20 में भी 0 है, तो इसमें क्या आ रहा है 2 5 आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 की घात 2 गुणा 5 आ रहा है, ठीक है? अब 30 है, 30 में भी क्या आ रहा है 2 5 आ रहा है। ऐसे 40 है, 40 देखो 2 5 ही आ रहा है, यानी कि घात कितनी भी आ जाए, 2 कितनी भी बार आ जाए, लेकिन 2 5 तो आ ही रहा है। जिनमें 0 है, उसमें 2 5 तो आ ही रहा है। 2 और 5 के अलावा बेशक देखो 3 आ गया है।
ये सब कौन-सी भी संख्या आ जाए लेकिन 2 5 तो आ ही रहा है। देखो जैसे 50 है, 50 में 2 5 आ रहा है, ठीक है? अब 60 में देखोगे तो 60 में 2 और 5 आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है। तो 2 और 5 तो आ रहा है ना, उसके अलावा कुछ भी आता रहे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 100 में देखो तो 2 और 5 आ रहा है। 120 में देखो तो 2 और 5 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत वाली नहीं है। तो इतना समझे आप कि अगर कोई संख्या 0 से समाप्त हो रही है तो इसमें 2 और 5 होगा ही होगा। क्या? 2 और 5 होगा ही होगा। ठीक है? इतना समझे? तो इसको अब मैं नोट के रूप में लिख दूँ इसको यहाँ पे, नोट के रूप में लिख दूँ, तो आप क्या बोलोगे? तो इकाई अंक, इकाई अंक शून्य होने के लिए, संख्या के के अभाज्य गुणनखंड, संख्या की जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड में में अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, तो ये जो है होना अनिवार्य है। 2 और 5 तो होना चाहिए, जब हमारा जो है 0 बनेगा। इकाई अंक में होना चाहिए, ठीक है? तो 2 इंटू 5 तो ये तो होना चाहिए कि 2 कितनी बार बाहर आ जाए, यानी कि 2 की कितनी भी घात आ जाए, 5 की कितनी भी घात आ जाए, जैसे यहाँ पे देखोगे तो 5 की 2 घात आ रही थी, 2 की 2 घात आ रही थी, 5 की 2, देखो 5 की 2 घात, 2 की 2 घात, 2 की 3 घात, 5 की 1 घात, तो इनकी कुछ भी घात आ जाए, तो 0 अगर लाना है इकाई अंक, 2 5 होगा ही होगा, ठीक है? तो कोई भी जो संख्या है अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे और वो इस उसके जो गुणनखंड में ये आ जाए 2 की पावर m इंटू 5 पावर n, यानी कि 2 और 5 आ जाए तो उसके इकाई अंक 0 आएगा ही आएगा, ठीक है? तो आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब आते हैं हम अपने उदाहरण नंबर 1 पे। किस पे आते हैं? उदाहरण नंबर 1। तो हमारा उदाहरण 1 क्या बोलता है तो आपको ये समझना, ठीक है? तो आपको ये समझना है कि उदाहरण 1 हमारा क्या बोलता है। तो उदाहरण 1 बोलता है कि संख्याओं पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है और जाँच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। चलिए 4 की घात n का अंक जो है शून्य पर समाप्त होगा, यानी कि जो इकाई अंक है शून्य आ जाए। क्या आ जाए? इकाई अंक जो आ जाए शून्य आ जाए। तो ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि संख्याओं 4 की घात n, क्या बोल रहा है ये? 4 की घात n पर विचार की जहाँ n का है, n जो है मेरी एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताई है कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो 4 की घात n, तो यानी कि बोल रहा है n प्राकृत संख्या कुछ भी रख लो, कि 4 की जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो क्या इसका इकाई अंक 0 आएगा? अगर 4 की घात 2 रखोगे तो क्या 0 आएगा? तो आप देखोगे अगर मैं 4 की घात 1 रख रहा हूँ, n यानी कि प्राकृत संख्या 1 रख रहा हूँ तो 4 ही आएगा। अगर मैं 4 की घात 2 रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 4 की घात 3 रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कितनी भी रखते जाओ प्राकृत संख्याएँ, तो ये जो बोल रहा है, क्या कभी जो है इकाई अंक में 0 आएगा? बोल रहा है क्या इकाई अंक में कभी जो है 0 आएगा? तो हमें ये बताना है, ठीक है? तो ये तो मैंने आपको एक रफ आइडिया बताया, ये तो रफ कार्य बताया मैंने, लेकिन आपको जिस और आंसर क्या लिखना है आपको वो समझना है, ठीक है? तो आपको आंसर क्या लिखना है एग्ज़ाम में आपको वो समझना है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन जो है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, तुम्हें एग्ज़ाम में क्या लिखना है आपको वो समझना है। अब बात करें देखो, तो अगर मैं पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 है, 4 की पावर n है, ठीक है? तो 4 के अभाज्य वर्गखंड करोगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 आएगा, इसकी पावर n है, ठीक है? गुणा 2 आया। इसको देखोगे तो 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो इसकी पावर क्या है? n है, ठीक है? n है।
अब आप बोलोगे यहाँ पे देखोगे मैंने जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 की घात 2 ही आ रहा है सिर्फ़। 2 की घात 2 ही आ रहा है, लेकिन 5 तो कहीं पे भी नहीं है। तो अगर देखो मैंने क्या लिखा है आपको अभी कि अगर इकाई अंक शून्य होगा तो संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m और 5 की घात n यानी कि 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। यानी कि 2, 5 तो होना ही होना चाहिए। अगर 2 है तो भी शून्य नहीं आएगा, अगर 5 अकेला है तो भी शून्य नहीं आएगा। यानी कि दोनों एक साथ होने चाहिए 2 और 5। क्या इसमें 2 और 5 हैं एक साथ? क्या इसमें 2 और 5 दोनों एक साथ हैं? नहीं, इसमें सिर्फ़ अकेला ही 2 है, जोड़ी बन ही नहीं रही है। जब जोड़ी नहीं बनी रही है, तो फिर शून्य होगा ही नहीं, इकाई अंक शून्य होगा ही नहीं। जब शून्य होगा ही नहीं तो क्या है? हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि शून्य क्यों नहीं होगा, ठीक है? तो हम लिखेंगे इसका आंसर। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 है नहीं, तो लिखेंगे कि 4 के इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? कि 4 के अभाज्य 4 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में है, नहीं है। क्या इस रूप में कहीं पे दिख रहा है? नहीं है ना। तो 2 की घात 5 इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, ठीक है? तो लिए लिए इसलिए जो है इसका इसका इकाई अंक इकाई अंक अंक कभी भी कभी कभी भी शून्य कभी भी यानी कि 0 में नहीं होगा। ठीक है? तो इतना आपको लिखना है एग्ज़ाम में, पूरे फुल नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसे करते हो। तो गुणनखंड करके दिखा देना कि देखो इसमें 2 की घात 2 है, इसमें 5 तो है ही नहीं, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है। जब इसमें है ही नहीं इस रूप में, तो इकाई अंक 0 हो ही नहीं सकता। समझे कि नहीं समझे बताओ? इतना क्लियर है, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया होगा आई थिंक मैं आपसे उम्मीद भी पूरी करता हूँ। तो देखिए क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो हमने जो है यहाँ तक किया। अब यहाँ तक जो क्या है, तो आपको क्या करना है अभाज्य वर्गखंड को अब यहाँ पे जो क्लास को अच्छे तरीके से समझ के आना है। तो अगली क्लास में हमारा जो है स्टार्ट होगा एलसीएम और एचसीएम, ठीक है? वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? आपके लिए वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूँगा। आई थिंक आपको जो है सारी चीज़ें जो है समझ आई होंगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके और देख लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है? और आपको तो फिर लाइक करना ही करना है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।